बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम सिविलाइजेशन में आज हम थोड़े से फ़ैशन के फैक्ट्स देखते हैं। आज की जो ग्लोबल मुसलमानों की फ़ैशन इंडस्ट्री है वो तकरीबन $100 बिलियन की है और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ये नहीं है कि ये फ़ैशन सारा इटली से और पेरिस से आया और हमने उनसे लिया। इट इज़ द अदर वे राउंड। ये मुसलमानों के पास था, ये कार्डोबा में था, स्पेन में था, बगदाद में था और वहाँ से उधर गया है। फिर जब हमने ज़ाहिर पढ़ना लिखना छोड़ दिया और इल्म फ़नून छोड़ दिए तो ज़ाहिर फिर वहीं से आजकल वहाँ थ्राइव कर रहा है और हमारे पास अब भी है। बगदाद जो था वो एक किस्म का समझे कि 9th सेंचुरी का पेरिस था। आज हम पेरिस को कहते हैं ना, वो सेंटर है फैशन का, सिविलाइजेशन, इस किस्म की कल्चरल इवेंट्स का सबका। तो ये जो हाई हील्ड शूज़ हैं, लाइट वेट पैंट्स हैं समर के लिए, ये वहाँ पे हज़ारों साल पहले ये चीज़ें होती थीं। और एक बहुत मशहूर बंदे थे ज़रियाब, 8वीं-9वीं सेंचुरी के म्यूज़िशियन थे, स्टाइलिस्ट थे बगदाद से। उन्होंने ग्लोबल एक फ़ैशन मूवमेंट बना दी थी और वो मुस्लिम स्पेन में शिफ्ट हो गए थे और उसकी वजह से ज़िंदगी के हर शोबे में फ़ैशन एक नए लेवल पे पहुंच गया था। और हेयर स्टाइल से लेकर, क्लॉथिंग स्टाइल से लेकर, और ये जो ट्रेंड्स वहाँ पे होते थे ना, कार्डोबा में लोग जो करतबा में पढ़ने जाते थे स्टूडेंट्स, वो जब वहाँ से निकल के अपने अपने मुल्कों में आते थे तो पूरे यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में वो स्टाइल फैल जाता था। फ़ैशन के कैलेंडर होते थे। फैशन मौसम के हिसाब से होता है, जिस मौसम में आए उस मौसम के कलर्स और स्टाइल्स, जैसे हम आज कंपनीज उस पर प्ले कर रही होती हैं और हम उसको अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं। बट दिस इज़ व्हाट यूज्ड टू बी देयर। हॉट सीज़न में लाइट कलर्ड कपड़े, विंटर सीज़न में वार्म डार्क वूल के कपड़े, इसी तरह मैन और वुमेन के अलग-अलग फ़ैशन। कॉस्मेटोलॉजी के स्कूल खोले हुए थे। कार्डोबा में जो स्पेन में पैलेस था ना, अलकसर, जिसको इंग्लिश में अलकैज़र पढ़ते हैं, कसर मैंने वैसे भी महल होता है ना, तो पैलेस, तो वहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी का स्कूल था, ठीक है। और ताकि लड़कियों को, मर्दों को स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स अदरवाइज आती हो, और हर मुल्क में अपने अपने कल्चर के मुताबिक उसके वेरिएंट थे इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड में, और इवन टू अदर कंट्रीज़ जो भी वहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स आते थे हर मुल्क से, इवन चाइना से। सैंडल्स जो थी एक्सपोर्ट की ट्रेड में थी, और मुसलमान किताबें लिखते थे कि ये चीज़ें कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, कैसे काटी जाती हैं, कैसे स्टिच की जाती हैं। अब तो हमारे यहाँ जाएं तो ऐसे इस किस्म की किताबें नहीं मिलती ना, वो एक किस्म का उस्ताद से उस्ताद बच्चा सीख रहा होता है, और वो भी बड़े इनफॉर्मल तरीके से। भी हमने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज भी नहीं किया, लिखना तो दूर की बात है। शू मेकर्स पुट सैंडल बिलो द हील टू मेक इट टू द हायर तो ये जो हाई हील के सैंडल थी उस वक्त आ गई थी। और हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि ज्वेलरी में मुसलमान क्या क्या करते थे। ज्वेल्स में रूबीज़, एमरल्ड, सैफायर, ये जितने भी प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये वहाँ पे थ्राइविंग इंडस्ट्री थी। माइंस में लोग काम करते थे। ये सनाबार जो था ये आता था और उससे मरकरी बनता था मुस्लिम स्पेन में। एमरल्ड जो है वो ज़्यादातर इजिप्ट से निकाला जाता था। ये कार्नीलियन और ऑनिक्स जो थे ये यमन में होते थे। तो सारे मुस्लिम वर्ल्ड में जो जहाँ जहाँ पे भी ये प्रेशियस स्टोन्स होते थे वो जाके मार्केट तक पहुँचते थे। दुनिया का सबसे फेमस सैफायर, स्टार ऑफ इंडिया, उस वक्त की आपका डिस्कवरी है 563 कैरेट, ठीक है। डाइवर्स जो थे वो हार्वेस्ट करते थे जाके समुद्र में, और समुद्र में आपको पता है ना कि चंद मीटर में जाएं, फ्यू डजन मीटर में भी जाएं तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप वहाँ पे हाफ अ मिनट से ज़्यादा नहीं स्टे कर सकते। चंद सेकंड स्टे करके आपको वापस खींचना पड़ता है। तो उनको रस्सियाँ बांध देते थे और उनको फिर वापस बाहर खींचते थे ताकि वो मतलब अंदर वो पता है ना, वो जिसको कहते हैं डेंट्स पड़ जाते हैं और आपके ब्लड वेसल्स फट जाते हैं। तो लेकिन ये काम वहाँ पे था। और पर्ल्स होते थे हर किस्म के साइज। उसके कोरल रीफ्स को भी माइन करते थे सिसिली में, सर्डिनिया में। अब तो कोरल रीफ दुनिया में बैंड हैं क्योंकि अब तो दुनिया ने कर के ख़त्म ही कर दिए हुए हैं। तो उस वक्त होते थे, तो कोरल रीफ से ये सारी चीज़ें बनती थी। ये जो है ना, एन एग्रेट एंड ऑर्नामेंटल विद पर्ल्स, डायमंड्स एंड एमरल्ड्स फ्रॉम द लेट 7th सेंचुरी ऑफ ऑटोमन हेड्रेस। तो ये मुसलमानों का एक वहीं से लिया हुआ है। तो लोग जो थे पर्ल यूज़ करते थे, कोरल भी यूज़ करते थे, अपने वेपन पे भी और अपनी ज्वेलरी पे भी प्रेशियस स्टोन को पॉलिश किया जाता था। जो न्यूबिया में, सिलोन में, श्रीलंका में, अब श्रीलंका अब भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन मिलते हैं।
साल्ट इटसेल्फ बड़ा कीमती होता था, और जो नमक है, ये लफ्ज़ सैलरी अभी भी नमक से निकला हुआ है। साल्ट बतौर मनी भी यूज़ होता था। ये जब टिम्बकटू बहुत फेमस जगह होती थी, मूसा मंसा का हेडक्वार्टर होता था, तो उन दौरानों में साल्ट ही एज ए मनी यूज़ होता था। तो ये भी माइन होता था, इसको वाइट गोल्ड कहते थे। कारवान्स चलते थे साल्ट के बहुत बड़े, और वर्ल्ड वाइड जाते थे, यमन, पर्शिया, आर्मीनिया, नॉर्थ अफ्रीका। तो मुसलमानों की आप कल्चर में देखें तो सारी चीज़ें नेचर इंस्पायर्ड थी। ज्वेलरी के डिज़ाइन जो थे वो नेचर के और फूलों के और पत्तों के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड थे। और कोरल रीफ ज़ाहिर दुनिया में अब भी बहुत महंगा है, अब चूँकि कोरल की माइनिंग बैंड भी है, तो कोरल का ये एक चीज़, जिसके अगर वो पुराने ज़माने में तो मुसलमानों के पास इस तरह बीड्स होते थे, एक बीड अगर 2 इंच का लेना हो तो वो $50,000 तक का महंगा होता है। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का, कल्चर का, सकाफ़त का, फैशन का हिस्सा थीं, और अब तक हम 100 बिलियन इंडस्ट्री में हैं। लेकिन हमारा बच्चा शायद ये समझता है कि सारे फैशन जो है ना वो बस इटली में ही बनते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, वी हैव टू रिकनेक्ट टू अवर पास्ट। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।